आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि क्या कारण है कि जितनी भी सरकारें 90 के दशक के बाद आई, उन्होंने राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थों को इग्नोर किया, अनदेखा किया। आपने कभी इसके ऊपर विचार किया कि इनके ऊपर राजनीति तो हुई, लेकिन इसका कोई राजनीतिक फायदा जो है वो 90 के बाद देखने को नहीं मिला है? इसके पीछे के कारण क्या है? और आज उन्हीं 4 कारणों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसकी वजह से सवर्णों को अनदेखी का सामना करना पड़ा, तमाम नेताओं और तमाम सरकारों से भी। तो उसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज मैं उन 4 कारणों को आपको बताने वाला हूं, जिसकी वजह से राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ जो है वो लगातार सरकारों से अनदेखी का सामना किए हैं। उन 4 कारणों को आज मैं विश्लेषित करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि 90 के दशक के बाद जो है इन 4 जातियों को इग्नोर किया गया। उससे पहले की बात की जाए तो 90 से पहले सवर्णों का कहीं ना कहीं बिहार में जलवा भी देखने को मिलता था। इनके कई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई बड़े राजनेता भी हुए बिहार से। लेकिन उसके बाद जब 90 का दौर आया और मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं सवर्णों का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। और वहीं से एक और दौर शुरू हुआ जहां पे एसटी एससी की बात होती थी, जहां पे मुसलमानों की बात होती थी, जहां पे यादवों की बात होती थी। लेकिन इन 4 जातियों को दरकिनार कर दिया जाता था राजनीतिक रूप से। तो उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। मतलब आज हम वो 4 कारण बताएंगे जिसकी वजह से सरकारों ने सवर्णों को इग्नोर किया है। तो उसी के ऊपर बातचीत करेंगे और बिना देरी किए हम सीधे सीधे उन कारणों के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है आबादी का। अब इन 4 जातियों को जोड़ लीजिए, मतलब ब्राह्मण को, उसके बाद आप जोड़ लीजिए राजपूत को, फिर एक साथ इकट्ठा कर लीजिए भूमिहारों को और उसके बाद कायस्थों को। तो इनकी जो कुल आबादी है वो लगभग 10% तक पहुंचती है, मतलब 10% पे जाके रुक जाती है। इन 4 जातियों की आबादी अगर जोड़ के देखी जाए तो मतलब ब्राह्मणों की आबादी जो है वो लगभग 3.5% से थोड़ा ज्यादा है। वहीं अगर राजपूतों की आबादी देखी जाए तो लगभग 3% है। 2.5% आबादी जो है वो भूमिहारों की है और 0.60% जो है वो कायस्थ की आबादी है। कुल आबादी को अगर जोड़ा जाए तो ये लगभग 10% होता है। और इसी वजह से बाकी पार्टियों ने 90 के बाद एक अलग राजनीतिक शुरू की, जिसमें कहीं ना कहीं बाकी जातियां जो थी वो थोड़ी सी परेशान थी, वो बाहर आने को कहीं ना कहीं देख रही थी और उनके लिए आवाज उठाने वाला उस वक्त नेता कोई ज्यादा नहीं था। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको एक मुद्दा बना के और उनकी राजनीति शुरू की गई। और उनकी राजनीति शुरू भी इन्हीं लोगों के ऊपर की गई, इनके राजनीतिक पतन के ऊपर राजनीतिक रोटी सेकी गई और इसी वजह से उनकी राजनीति शुरू हुई। अब दूसरे कारण के ऊपर बात करते हैं। पहला तो आबादी हुआ, दूसरा है जातिगत एकता में कमी। मतलब ये 10% तो है, लेकिन 10% होने के बाद इन 4 जातियों को अलग अलग देख लीजिए। 4 जातियों की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण एक अलग अपना ही धुन आलापता है, राजपूत के अपने अलग नेता हो जाते हैं, भूमिहार अलग नेता की तरफ देखता है और कायस्थ जो है वो कहीं ना कहीं वो उनके अपने ही जाति में फूट है। मतलब वो काफी बुद्धिजीवी जाति मानी जाती है और इस तौर पे देखा जाता है कि भाई वो हर एक इंसान का अलग अपना मत होता है। और इस जातिगत एकता को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित हैं वो भाप जाते हैं, इस बात को समझ जाते हैं कि सवर्ण के में अगर देखा जाए तो इनमें जातीय एकता की बड़ी कमी है और इस वजह से हम इसका आसानी से फायदा भी उठा सकते हैं। हालांकि इन 4 जातियों का इंपैक्ट बाकी जाति पे बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन चूंकि जातीय एकता नहीं है और एक तरीके से कहा जाए तो आंतरिक द्वेष की वजह से इन जातियों का पतन जो है वो शुरू हुआ और इसी वजह से इनके ऊपर राजनीति भी होनी शुरू हो गई। मतलब ये बताया जाने लगा कि राजपूतों ने क्या किया, ये बताया जाने लगा भूमिहारों का किस तरीके से जलवा था और उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के, कायस्थों के काम गिनवाए जाने लगे और निगेटिव तौर पे गिनवाए जाने लगे, उसका पॉजिटिव असर ना दिखे। और चूंकि जातिगत एकता नहीं थी, जातिगत छोड़िए व्यक्तिगत एकता भी नहीं थी। मतलब अगर किसी भूमिहार के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो दूसरा भूमिहार उसके विरोध के बजाय
सामने वाले को सपोर्ट कर देता था, क्योंकि वो जो आंतरिक ज्वलनशीलता थी, आंतरिक द्वेष था, इसका फायदा जो है बाकी पार्टियों ने खूब उठाई और इन्हीं के ऊपर राजनीति शुरू कर दी। इन्हीं के ऊपर काम जो है एक तरीके से अपना रोटी सेकना, राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिया और जातीय एकता ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक वैल्यू ज्यादा नहीं हो पाया। अगर आप देख लीजिए, अगर ब्राह्मण की आबादी लगभग 4% है तो 4% ही है, उसमें भी ये देखा जाता है कि भाई सरनेम किसका कैसा है, भूमिहार के साथ भी कुछ ऐसा है, राजपूतों के साथ भी यही देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और जिसका परिणाम रहा कि इनके ऊपर राजनीतिक तो हुई, लेकिन इनका राजनीतिक फायदा इसको कुछ नहीं हुआ, इस जाति को कुछ नहीं हुआ, सवर्णों को कुछ नहीं हुआ, बल्कि इन्हीं के ऊपर इनको निगेटिव तौर पे प्रस्तुत करके खूब अच्छे तरीके से राजनीति की गई। अब आते हैं तीसरे कारण के ऊपर। तीसरे कारण के ऊपर आते हैं और जो मैंने आपको दूसरा कारण बताया वही है तीसरा कारण, सवर्णों के नाम पर बाकी जाति को उकसाया गया। मतलब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की राजनीति होती है? पहला राजनीति होता है जिसमें समानता का अधिकार दिया जाता है कि आप लोग बराबर हो जाए। अगर मान लीजिए एसटी एससी पीछे है तो उसको आगे लाने के लिए क्या क्या कायावाद जो है वो शुरू किए जाएंगे। लेकिन यहां पे एक अलग तरीके की राजनीति शुरू हुई 1990 के बाद, जब मंडल कमंडल आया था और उसके बाद बिहार में एक अलग ही राजनीति का माहौल देखने को मिला, जहां पे ये बताया जाने लगा कि ये जो जातियां हैं, मतलब जो ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत और इसके अलावा कायस्थ जो है, ये इन जातियों के दुश्मन है, इन जातियों के दुश्मन है और इस तरीके से उनको प्रस्तुत भी किया जाने लगा। अब एक बात देखिए कि कई सारी कहानियां भी इसके ऊपर आती है कि भाई जैसे तैसे इनको कई सारे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था और इसमें कोई शक भी नहीं है, इन्होंने बहुत चीजों का सामना किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण करके उस तरीके से फायदा उठाने का काम बाकी पार्टियों ने शुरू कर दी, बाकी लीडरों ने शुरू कर दी, इनको भड़काने का काम शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि इन लोगों से आपको एक लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ने के लिए आपको हमें जिताना पड़ेगा और इस तरीके से जातियों की गोलबंदी शुरू कर दी गई और इनके खिलाफ इनको भड़काया जाना शुरू हो गया। अभी का भी अगर आप बिहार देखिएगा तो इनके खिलाफ इनको भड़काया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके का माहौल था, आपके साथ क्या कुछ होता था और ये माहौल बार बार बता के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एक आग जलाई जाती है जिसके लपट में अपनी राजनीतिक रोटी सेका जा सके और इसमें बहुत सारी पार्टियां जो है वो पूर्णतः कामयाब भी हुई हैं और बिहार के शासन में उन्होंने अपने आप को बनाए भी रखा है। तो बिहार के शासन में बनाए रखने के लिए क्या करना है, ये ट्रिक आप सीख सकते हैं बाकी राजनीतिक पार्टियों से, जहां पे आप एसटी एससी के मुद्दे को उठाएं, आप उसके बाद ओबीसी के मुद्दे को उठाएं, मुसलमानों के मुद्दे को उठाएं, लेकिन पूर्णतः दरकिनार करें किसको, स्वर्णों को, राजपूत को, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को और कायस्थ को। इससे आपकी राजनीति चल पड़ेगी और ये कुछ देखने को भी मिला बिहार में। मतलब 90 के दशक के बाद का जो एक तरीके से बिहार शुरू हुआ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 90 के दशक में कुछ इसी तरीके का तौर जो है वो बाकी पार्टियों ने अपना लिया था। वैसे लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके का माहौल था, बिल्कुल था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे इस तरीके के राजनीतिक से आप एक दूसरे के प्रति उकसा तो सकते हो, बल्कि शांति बहाल नहीं कर सकते हो। शांति बहाल करने के लिए कुछ और तरीके की राजनीति होनी चाहिए। मतलब लकीर बड़ा खींचना है, लकीर को मिटाना नहीं है। लकीर बड़ा खींचिए, लकीर को बड़ा कर दीजिए, लेकिन इस तरीके से बता दिया गया कि भाई इन लोगों को दबाना ही आपका एक मकसद है और इस तरीके से राजनीति जो है वो बिहार की शुरू हुई और इनके ऊपर राजनीति हुई। मतलब आपको किसी को तो विक्टिम बनाना था और राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया कि इन चार जातियों को विक्टिम बना दिया और इनके ऊपर पूरा खेल जो है राजनीति का शुरू हुआ। आरक्षण भी उसी की उपज है और लगातार आरक्षण के ऊपर जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं वो भी इस बात का एक तरीके से पुख्ता सबूत है। अब आइए चौथे कारण के ऊपर बात करते हैं और चौथा कारण है लालू और नीतीश। लालू और नीतीश ये चौथे कारण के रूप में है। मंडल कमंडल की राजनीति शुरू होती है 1990 के बाद से और यहां से शुरू होता है जहां पे इन बाकी जातियों को, जैसे यादव हो गए, मुसलमान हो गए, एसटी एससी हो गए, इन सभी जातियों को अपनी ताकत का एहसास कराया जाता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब एक समाजवादी तरीके से इस सरकार ने अपने अपने काम को शुरू करते हैं, मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव, और समाजवाद का जो है बिहार में बिगुल फूंक देते हैं।
बिगुल फूंकने का अर्थ होता है कि आपको एक तरीके से कुछ कुछ तरीके से आपको आगे आना है, और वो एक कुछ तरीका हो सकता है, मतलब समाजवाद को स्थापित करने के लिए आपको मनुवाद, यानी उस वक्त एक नारा दिया जाता है कि मनुवाद का खिलाफत करना पड़ेगा। मनुवाद में सबसे पहले पीछे जाते हैं ब्राह्मण, फिर राजपूत, फिर भूमिहार और फिर कायस्थ, और इस तरीके से समाजवाद का गठन होता है, समाजवाद को स्थापित करने की बात की जाती है, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों सहभागिता भी निभाते हैं। दोनों लोग इसके ऊपर वार भी करते हैं, और उस वक्त अगर देखा जाए तो उस वक्त का ऐसा माहौल भी था जहां पे घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता था एसटी एससी को, और इस तरीके का माहौल वहां पे था, बिहार में था, और इस वजह से उस वक्त इस तरीके की राजनीति की जरूरत भी थी, उन लोगों को आगे लाने की जरूरत भी थी, और थोड़ा बहुत अहंकारी होना इन जातियों का कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किल का सबब बन गया। और आज के दौर में अब जब सब कुछ नॉर्मल होते जा रहा है, तब भी उसी प्रकार की राजनीति करना मुझे लगता है कि गलत है। अब कहीं ना कहीं इन लोगों को भी उन सब चीजों की जरूरत है। आरक्षण की बात की जाए तो इनको भी ईडब्ल्यूएस मिला और इनको भी आरक्षित किया गया। तो ये आप बात समझ सकते हैं कि लालू और नीतीश ने आके एक अलग तरीके की क्रांति जो है वो बिहार में शुरू की, और मंडल कमंडल की राजनीति से ही कहीं ना कहीं लालू यादव का उदय भी होता है। इस तरीके की राजनीति करते हैं, और उसके बाद माहौल जो है वो बिहार में बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब मंडल कमंडल की राजनीति 1990 से शुरू होती है, और उसके बाद बिहार में समाजवाद का उदय जो है वो शुरू हो जाता है, समाजवाद की बातें शुरू हो जाती है, और हर एक वर्ग के लोगों को एकाधिकार भी मिलना शुरू होता है। और चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है इन जातियों का पिछले दौर में, वो कुछ खास ठीक रहा नहीं। बाकी जातियों के प्रति मतलब छुआछूत जैसी बातें सामने आती थी, बाकी इस तरीके के मामले कई ऐसे सामने आते थे जो हृदय विदारक थे, और इसको लेके राजनीति होना तय भी था, राजनीति हुई भी, और उसी के ऊपर लालू और नीतीश दोनों हैं। और उसके बाद का माहौल जो है कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर विराम लगाने की जरूरत है। मतलब समानताएं तो आई है, अब विराम लगाने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि आप द्वेष मत फैलाइए, आप किसी को आगे तो बढ़ाइए, लेकिन किसी के प्रति किसी को भड़काइए मत। इस तरीके से ये द्वेष की राजनीति हो जाएगी, ना कि समाजवाद की राजनीति कहलाएगी। बाकी आप इन 4 कारणों को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं कि आखिर ये 4 कारण कौन कौन से थे जिसकी वजह से सवर्णों के ऊपर राजनीति की गई, और सवर्णों को बाकी सरकारों ने 90 के बाद जितनी भी सरकारें आई सब ने साइडलाइन कर दिया, और इसके शिकार बने भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके, इस विश्लेषण को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।